कांग्रेस है जो मानने के लिए तैयार नहीं है अभी कि सीएम तेजस्वी यादव होने वाले हैं उनकी तरफ से सीएम का चेहरा। महागठबंधन की मजबूत गांठें जो थी वो खुल रही हैं। जी बिल्कुल प्रियदर्शी जी, जैसे कि आप बात कह रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, तो एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस सकता है। इसको देश स्तर की जो दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों दो धुरी की राजनीति जरूर करती है, लेकिन हाल के दिनों में अंदर खाने एक मामले पर एकमत जरूर है। नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में चुनावी साल है, ऐसे में महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, सभी अपनी अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। सभी की तैयारियां तेज है, लेकिन किसकी तैयारियां कितना रंग ला रही है जमीनी स्तर पर, तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शी रंजन जी। प्रियदर्शी रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि चुनावी साल है, महागठबंधन की बात करें तो वो एनडीए सरकार की जो भी मतलब उपलब्धियां हैं उसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया है। तो वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से नारा दिया जा रहा है कि 2025 में 225। किसके वादों में कितना दम है, आपको क्या लगता है प्रियदर्शी जी? देखिए, बहुत मुश्किल है कहना कि किसके नारों में कितना दम है, क्योंकि बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत अब परवान चढ़ना शुरू हुआ है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे महागठबंधन और एनडीए के बीच जो राजनीतिक फासला है, जो वोटरों का जो फासला है, जो मतदाताओं का जो रुझान का फासला है, वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत नेक टू नेक फाइट नजर आ रहा है दोनों के बीच में, एनडीए के और महागठबंधन के बीच में। हालांकि आप कह सकते हैं चूंकि एनडीए अभी सरकार में है, तो सरकार में रहने का फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को है, क्योंकि जो मुद्दे पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से काफी दिलचस्प मुकाबला हुआ था एनडीए और महागठबंधन के बीच में। सरकार बनाते बनाते महागठबंधन रह गई थी और एनडीए को मामूली बढ़त मिली। तो उस लिहाज से ये चुनाव काफी दिलचस्प है। महागठबंधन को पिछले चुनाव का विश्वास है कि पिछले चुनाव में जिस तरीके से हम लोग प्रदर्शन किए थे उसको थोड़ा और अगर बेहतर कर दें तो वे सरकार में आ सकते हैं। वहीं इस बार एनडीए को लग रहा है कि जिस तरीके से बजट में प्रावधान किया गया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार के लिए जो जो विशेष प्रावधान किए, बजट में विशेष प्रावधान किया गया, उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। और दूसरी बात, जिस बात को लेकर के महागठबंधन के साथ जनता ने कनेक्ट किया था या तेजस्वी आवाज बने थे, उनको वोट मिला था, वो था रोजगार का मुद्दा। तेजस्वी यादव ने बड़े जोर शोर से रोजगार का मुद्दा उठाया था और उस पर जनता ने मतदान भी किया था। लेकिन इस बार रोजगार का मुद्दा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के पाले से निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश सरकार ने, बिहार की जो एनडीए सरकार है, उसने रोजगार पर बड़ा काम किया है पिछले 5 वर्षों में और बड़े तमाम तरह के दावे हैं। कहा जा रहा है कि 13 लाख नौकरियों को देने का दावा है और 9 लाख कुछ हजार लोगों को नौकरी दे दी भी गई है। और जिस तरीके से प्रशस्ति पत्र नौकरियों का जो बांटा जा रहा है वो गांधी मैदान से बांटा जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि हम रोजगार दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिन मुद्दों को लेकर के पिछली बार तेजस्वी यादव मैदान में थे वो काउंटर हो गया है। अब नए मुद्दों की बात पर चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव को जाना होगा। अगर पुराने मुद्दे को लेकर के ही जाएंगे तो तेजस्वी यादव को शायद उतना फायदा इस चुनाव में नहीं होगा जो पिछले चुनाव में हुआ था। सबा जी बिल्कुल। तेजस्वी जी, अगर बात की जाए आज सीएम पेज को लेकर, तो महागठबंधन में अभी भी कंफ्यूजन है इस बात को। कांग्रेस है जो मानने के लिए तैयार नहीं है अभी कि सीएम तेजस्वी यादव होने वाले हैं उनकी तरफ से सीएम का चेहरा। वहीं अगर बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए में कहा जा रहा है कि इस बार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब तो ये साफ भी कर दिया गया है कि जब चुनाव अगर ये लोग जीतते हैं तो फिर से नीतीश कुमार ही फिर से सीएम बनेंगे। तो क्या लग रहा है ये कंफ्यूजन जो है महागठबंधन में, कब इसका निपटारा हो पाएगा? जल्द ही? क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है, क्या कांग्रेस दबाव बनाने की कोशिश कर रही है?
बहुत हद तक शिवाजी आपने पूरी तरीके से डिकोड कर दिया है जो महागठबंधन का पॉलिटिक्स है हाल के दिनों का। ये कांग्रेस की ओर से प्रेशर पॉलिटिक्स है और महागठबंधन की गांठें ढीली हुई है। महागठबंधन की मजबूत गांठें जो थी वो खुल रही हैं। जिस तरीके से कहा जाता था कि आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के प्रति अति विश्वास रखते हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले वो गांठ खुलता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन में तमाम दल अपनी डफली अपना राग बजा रहे हैं और सीएम चेहरा को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। अभी देखिए कि कुछ दिनों पहले महागठबंधन की बैठक हुई, फिर 24 घंटे के बाद अनाउंस कर दिया कि फिर 24 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक होगी। हाँ, तो बैठक किन मुद्दों पर हो रही है? बैठक इन्हीं मुद्दों को लेकर के हो रही है। जनता के मुद्दे उसमें गायब हैं। उसमें मुद्दा ये है कि सीएम चेहरा कौन होगा। तेजस्वी यादव भी प्रेशर बना रहे हैं, कांग्रेस प्रेशर बना रही है कि नहीं, और कांग्रेस इसलिए नहीं प्रेशर बना रही है कि तेजस्वी यादव चेहरा नहीं होंगे, कांग्रेस इसलिए प्रेशर बना रही है कि हमें 2 डिप्टी सीएम का चेहरा दीजिए, घोषित करिए। चुनाव से पहले बताइए कि कांग्रेस अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस की ओर से 2 डिप्टी सीएम होंगे, प्लस कांग्रेस की जो मांग है सीटों को लेकर के जो आपने कहा वह भी है। कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ यह मांग कर रही है कि हमें जो जितनी सीटें पिछली बार दी गई थी उतनी ही सीटें कम से कम चुनाव लड़ने को दी जाए या थोड़ा बहुत बढ़ा करके दी जाए और हवाला लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम को दिया जा रहा है, जिसमें 9 सीटों पर कांग्रेस 3 सीटों पर जीतने में कामयाब रही है। उसके हवाले से कांग्रेस यह दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है या महागठबंधन के अन्य दल जो हैं वो कह रहे हैं कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव का भी आंकड़ा देख लीजिए। कांग्रेस ही वह पार्टी थी जिसकी वजह से, ऐसा आरजेडी के लोगों का मानना है, भीतर खाने सूत्रों का मानना है कि आरजेडी की ये माफ करिएगा कांग्रेस की वजह से ही महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, 70 सीटों पर चुनाव लड़ गई और स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा। तो वहां पर आरजेडी कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रही है कि आप मान जाइए 70 सीट मत लीजिए। कांग्रेस की ओर से फिर दावा किया जा रहा है कि जो 70 सीटें आपने दी थी उसमें 40 से 42 सीटें ऐसी थी जो पिछले 2 दशकों में 3 दशकों में ना आरजेडी ने जीती है ना कांग्रेस ने जीती है। उन सीटों को कांग्रेस को दे दिया गया, तो वहां वैसी सीटों को नहीं दिया जाए, मनचाही सीटें दी जाए। कांग्रेस इस बात को लेकर के दबाव बनाए हुए है और तमाम कवायद इसी को लेकर के महागठबंधन के भीतर चल रहा है। और मजबूत एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, जिस तरीके से वाम दलों की हैसियत बिहार की राजनीति में बढ़ी है उससे कहीं ना कहीं महागठबंधन के भीतर एक नया प्रेशर ग्रुप क्रिएट हो गया है। पहले क्या था कि आरजेडी सिर्फ और होती थी, आरजेडी ने कह दिया और उसको मनाना सिर्फ कांग्रेस को रहता था, बाकी जो वाम दल तो नई जुड़ी है। और लेकिन अब वाम दल का लोकसभा में भी स्ट्राइक रेट अच्छा हो गया, विधानसभा में भी बढ़िया रहा था। तो उन चीजों को लेकर के वाम दल आरजेडी पर प्रेशर बना रही है, क्योंकि आरजेडी महागठबंधन में गारंटर है वाम दलों की। तो वहां पर प्रेशर बनाया जा रहा है वाम दलों की ओर से आरजेडी पर कि हमें इस बार बढ़ा करके सीटें दी जाए। तो आरजेडी कहां से सीटें देगी? क्योंकि आरजेडी का खुद का मानना है कि पिछली बार 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जितनी सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी उससे कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। तो वाम दलों को अगर सीटें देना है तो कहां से सीट ये काट करके लाएंगे, किसका सीट काट करके लाएंगे? तो उसमें तो कांग्रेस ही बचती है, वीआईपी है, मुकेश सहनी की जो पार्टी है उनको भी इनको सीटें देनी है। पशुपति पारस की नई एंट्री महागठबंधन में हो सकती है जिसकी संभावना जताई जा रही है, 3 से 4 सीटें उनको भी दी जा सकती हैं, तो उनको कहां से सीटें दी जाएंगी? तो ये तालमेल बिगड़ा हुआ है और इसको लेकर के बिहार महागठबंधन में पूरा मामला गड़बड़ है, इसीलिए बैठक जी बिल्कुल प्रियदर्शी जी, जैसे कि आप बात कह रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, तो एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस सकता है और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर क्या चल रहा है वो तो अभी सबके सामने है। एक तरफ कांग्रेस 70 सीटों की मांग रखेगी, तो वही पप्पू यादव ने सलाह भी दी कांग्रेस को कि कांग्रेस को 100 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए इस बार। साथ ही साथ अगर पुरानी बात याद करें तो आरजेडी की तरफ से बयान आया था कि कांग्रेस को 70 सीटें देके गलती हो गई। तो अब कैसे बात बनेगी? क्योंकि अगर मुकेश सहनी की भी बात आपने कही, उनकी पार्टी की वीआईपी की, तो उनकी तरफ से भी 60 सीटों की मांग। तो अब ऐसे में महागठबंधन आपस में कैसे मेल बैठा पाएगी?
क्या कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? संभव है, संभव है। जो आप कहना चाह रहे हैं बिल्कुल वही बात जी। है। कांग्रेस एकला चलो के रास्ते पर भी चल सकती है। जो उसने मिजाज बना लिया है और जिस तरीके से हार्ड बार्गेनिंग कांग्रेस कर रही है, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस एकला चलो के रास्ते पर जा सकती है। हालांकि कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स इन दिनों कर रही है, अगर लोकसभा चुनाव के बाद यह प्रयास करती तो शायद एकला चलो के रास्ते पर चलने पर भी कुछ सफलता मिल सकती थी। लेकिन अभी चुनाव के ठीक पहले आप इस तरीके का शोरगुल कर रहे हैं तो बहुत उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको मन बना ही चुके हैं कि जो भी हो मुझे अकेले चुनाव लड़ना है, तब तो अलग बात है। आपने दिल्ली देखा, दिल्ली में किस तरीके से कांग्रेस अड़ियल रवैये पर रही कि आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना है तो नहीं जाना है, न खेलम न खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम, चाहे जो परिणाम हो। उत्तर प्रदेश का भी मैं इसको उदाहरण से जोड़ता हूँ। लोकसभा चुनाव के बाद 9 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने तालमेल नहीं किया। समाजवादी 9 सीटों पर चुनाव लड़ी और कांग्रेस ने बाहर से समर्थन किया। कांग्रेस ने अंदर जाकर के, गठबंधन के भीतर जाकर के चुनाव नहीं लड़ा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो राजनीति है ना इन दिनों, वो क्षेत्रीय पॉलिटिक्स को समाप्त करने की ओर है। मैं इस तरीके से इसको देख रहा हूँ कि इसको देश स्तर की जो 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों 2 धुरी की राजनीति जरूर करती है, लेकिन हाल के दिनों में अंदर खाने एक मामले पर एकमत जरूर है कि क्षेत्रीय पार्टियों को हाशिए पर लगाया जाए। भारतीय जनता पार्टी अभी तक उसका सिद्धांत दे रही थी, कांग्रेस ने उसको व्यवहारिक रूप से लागू करना शुरू कर दिया है। हरियाणा का चुनाव में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव देख लीजिए, दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, और अब बिहार उसका सबसे बड़ा बानगी बनने जा रहा है। अगर यही चलता रहा तो यकीन मानिए कांग्रेस की जो ये सोच है कि क्षेत्रीय पार्टियों ने उसके वोट बैंक, जो उसका पुराना वोट बैंक था, उसको हथिया लिया है, और इसी वजह से कांग्रेस की राजनीति देश स्तर पर, और उसमें शामिल बिहार भी है, राजनीति गिरी है, वोट गिरा है। तो क्षेत्रीय पार्टियों को जब तक बैलेंस नहीं किया जाएगा, उनको किनारे नहीं किया जाएगा, या उनके साथ अगर गठबंधन भी रहता है तो ज्यादा से ज्यादा उनसे सीटें नहीं ली जाएंगी, तब तक कांग्रेस का सर्वाइवल मुश्किल है, रिवाइव करना मुश्किल है। तो कांग्रेस उस पॉलिसी पर चल रही है और उसी का ये नतीजा आपको देखने को मिल रहा है कि चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन के भीतर इस तरीके से उठापटक मचा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि जी सभा जी प्रियदर्शी जी, अगर बात की जाए वक्फ कानून की, तो जब से वक्फ कानून आया, विपक्ष कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। खास करके सीमांचल के कुछ जिलों की बात कर ले तो वहां पे इसका विरोध भी देखने को मिला। तो अब क्या लगता है आने वाले समय में एनडीए को क्या इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? क्योंकि इस तरह की भी चर्चाएं हो रही थी कि मुसलमान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नाराज हो गए। तो क्या लगता है इसका फायदा सीधा महागठबंधन को मिलने वाला है, या फिर एनडीए या फिर नीतीश कुमार कह ले, वो लोगों को समझाने में, मुसलमानों को समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि ये जो नया कानून आया है ये उनके हित में ही बेहतर है? सभा जी, एक चीज बहुत स्पष्ट है, आप भी इस बात को मानिएगा कि कभी भी मुसलमान एनडीए के वोटर नहीं रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी से तो बिल्कुल उन्होंने दूरी बना करके रखी है मुसलमानों ने। वक्फ कानून, वक्फ संशोधन आज आया है, इसके पहले भी कई ऐसे मसले रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों की बड़ी दूरी आ रही है, तो ये कोई नया नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि ठीक है, हाँ एक चीज इसमें हो सकता है कि एग्रेसिव मुसलमान एग्रेसिव पोलिंग करें। मान लीजिए कुछ न्यूट्रल होते हैं कि वोट देने नहीं जाते हैं, वो लोग वोट देने पहुंच जाए कि नहीं हमें भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट देना है, इस तरीके की बात हो सकती है कि ऐसा माहौल बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कभी मुसलमान वोटर तो नहीं रहा है, और 5 से 12% से अधिक जनता, मुसलमानों में भी एक तबका जेडीयू का वोटर रहा है 12%, जो नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हैं। जी, उसमें 5 से 12% मुसलमानों का जो वोट पोल होता है, उसमें 5 से 12% वोट जनता दल यूनाइटेड को जाता है। वो नुकसान जनता दल यूनाइटेड को हो सकता है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जब गठबंधन होगा तो इधर से भी एग्रेसिव पोलिंग होगा, तो वहां वो मैनेज हो सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन हाँ, बड़े स्तर पर इसका नुकसान नहीं हो सकता है एनडीए को। हाँ, महागठबंधन को इसको कैसे फायदा होगा, क्योंकि महागठबंधन के पक्ष में जो छोटे छोटे पॉकेट्स आ रहे थे ना पहले, कुछ जो नई
पार्टियां आ रही थी जो कह रही थी कि हम मुसलमानों को लेकर के राजनीति करेंगे। कई ऐसी पार्टियां हैं बिहार में, AIM ओवैसी साहब की जो पार्टी थी जो पिछली बार 4 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। इस बार इन लोगों का सिक्का नहीं चलेगा। प्रशांत जी किशोर जो मुसलमानों को लेकर के राजनीति खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस पर भी अब सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि अब मुसलमान एक तरफा खड़ा होगा। जिसके पक्ष में हो सकता है कि ओवैसी साहब के ही पक्ष में खड़ा हो जाए, हो सकता है कि कांग्रेस अकेले लड़े तो उसके पक्ष में ही खड़ा हो जाए, हो सकता है प्रशांत किशोर के पक्ष में ही खड़ा हो जाए, या सबसे बड़ी जो संभावना है आरजेडी जहां रहेगी वहां मुसलमान जी खड़ा रहेगा। तो ये चीजें बनकर के उभरी हैं कि अब छोटे पॉकेट्स में जो फ्रैक्चर्ड मुसलमानों के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश हो रही थी, या कुछ पार्टियां कोशिश कर रही थी कि मुसलमान वोटों को फ्रैक्चर्ड किया जाए, वो संभावना अब खत्म हो गई है। मुसलमान अब पूरी तरीके से महागठबंधन की तरफ इंटैक्ट रहेंगे, ये संकेत देखने को मिल रहा है। सभा जी बिल्कुल। प्रियदर्शी जी, अगर बात की जाए, जैसे कि आप AIM की बात कर रहे थे, फिर PK प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की बात कर रहे थे, तो ये सब इस बार के विधानसभा चुनाव में इनका क्या रोल रहने वाला है? खास तौर पे ये लोग किसे डेंट पहुंचाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर साफ सीधी बात की जाए तो मुकाबला तो NDA और महागठबंधन में ही है, बट ये पार्टी जो डेंट पहुंचाने का काम करेंगे, किसे ज्यादा डेंट पहुंचाएंगे? देखिए, अगर ओवैसी साहब की पार्टी गंभीरता से लड़ती है तो उसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा। महागठबंधन के ही वोट को तो ओवैसी साहब काटेंगे, खास करके सीमांचल में। सीमांचल महागठबंधन का गढ़ है, खास करके कांग्रेस का गढ़ है। तो वहां पर अगर पार्टी वाइज देखिएगा, गठबंधन से हटा करके तो किसी पार्टी को नुकसान होगा तो वहां कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि वहां कांग्रेस ज्यादा सीटें लड़ती है महागठबंधन के ये हिस्से से, तो वहां सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। और अगर पूछ रही हैं आपकी प्रशांत किशोर की वजह से किसका नुकसान होगा, तो प्रशांत किशोर का जो खेल है ना, अभी पूरी तरीके से ब्लाइंड है। प्रशांत किशोर किसका नफा करेंगे, किसका नुकसान करेंगे, प्रशांत किशोर को खुद भी नहीं पता है कि वो किस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं, किसका वोट काटेंगे। आप उपचुनाव का भी उदाहरण ले सकती हैं, जो बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, उसमें भी उनका रोल बिल्कुल ब्लाइंड रहा। उनको 10% के करीब वोटें आई, लेकिन किसके वोट आए, प्रशांत, देखिए बेलागंज में उनको जो वोट आया मुस्लिम प्रत्याशी थे, तो कहा वो नुकसान तो उन्होंने निश्चित तौर पर महागठबंधन को किया होगा। उसी तरीके से जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही थी, वहां इन्होंने पासवान उम्मीदवार दे दिया था दीपा मांझी के खिलाफ इमामगंज में, तो वहां इन्होंने किसका नुकसान किया, वहां इन्होंने NDA का नुकसान किया। तो 2 सीटें जहां इनको, 4 में 2 ऐसी सीटें थी जहां इनको सम्मानजनक वोट प्राप्त हुआ प्रशांत किशोर को, पार्टी को, तो उन दोनों सीटों पर अगर देखते हैं तो 50-50 मामला है। एक सीट पर इन्होंने महागठबंधन का वोट काटा, एक सीट में। ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी प्रशांत किशोर वोट काटने का काम कर रहे हैं, मतलब एक वोट कटुआ पार्टी के तौर पे काम कर रहे हैं, और जिनका वोट कट पाएगा वो काटते हुए आगे बढ़ेंगे, चुनाव का नतीजा परिणाम जो भी निकले। ये एकदम सही कह रहे हैं आप। अभी निश्चित नहीं है, अभी जो इनका पॉलिटिक्स है उसी ढर्रे पर है, जो इन्होंने कहा भी है कि मुझे नहीं पता कि मैं किसका वोट काटूंगा। प्रशांत किशोर के कई ऐसे बयान मैंने सुने हैं, तो इन सही मायनों में इनको नहीं पता है कि किसका वोट काटेंगे। और मुझे लगता है कि अभी तो सबसे पहला जो चुनौती है प्रशांत किशोर के पास यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव, जो मुख्य चुनाव आने वाला है, उस तक ये अपना जादू बरकरार रख सके, क्योंकि बहुत बड़ा डेंट इनको इनकी रैली से लगा है, इनकी साख पर। अगर वो फिर से इनको नए तरीके से अपने आप को जनता के बीच में खड़ा करना होगा, बताना होगा कि जो हुआ सो हुआ, मैं जनता के बीच में ही हूं और मैं आपके बीच की लड़ाई लड़ने के लिए अभी भी तैयार हूं, लड़ सकता हूं, मैं कहीं भागा नहीं हूं। तो अभी इनको फिर से जनता में विश्वास दिलाने का कार्य करना होगा। उपचुनाव में इनको वोट आया, सम्मानजनक वोट है आई, जो इनका दावा भी है 10% का, लेकिन विधानसभा में वो आएगा नहीं आएगा, बहुत कुछ निर्भर करता है। जी सभा, बिल्कुल। प्रियदर्शी जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आप बिहार में जिलों जिलों में घूम रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है ये आपसे बेहतर शायद कोई नहीं बता पाएगा। तो क्या लगता है, जनता का मूड क्या है इस बार, जनता का मिजाज क्या है? जनता फिर से NDA कोई, मतलब फिर से नीतीश कुमार ही होंगे, उन पे ही भरोसा जताएगी, उनके कामकाज से खुश है जनता, या फिर एक बड़ा बदलाव होने वाला है? जनता को अब वाकई में बदलाव चाहिए और वो महागठबंधन का रुख कर लेगी।
क्योंकि एक चीज तो मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि बिहार में दो पार्टियां अब रह गई हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी। जी। बाकी जो है उनका नाम सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि वो किस गठबंधन से आएंगे, उसमें मैं जनता दल यूनाइटेड को भी जोड़ दे रहा हूँ। अब क्या है कि इन दो पार्टियों के साथ जो पार्टियां खड़ी होंगी वही सरवाइव कर पाएंगी, वरना बड़ा मुश्किल है। दो धड़ों पर खड़ा हो गया है बिहार की राजनीति और इन्हीं दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है। जनता ये तय कर चुकी है कि इन्हीं दोनों में से किसी एक को चुनना है, भारतीय जनता पार्टी को चुनना है या आरजेडी को चुनना है। अभी क्या है जी, अभी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार में है तो, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मुखर होते हैं, आरजेडी के भी मुखर होते हैं, दोनों के मुखर होते हैं, तो इन दोनों के लोग सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, और इसमें यह तय करना अभी बड़ा मुश्किल है कि किसको एज है। लेकिन ये कहना जरूर है कि इन दोनों के बीच में ही मुख्य मुकाबला है। अब आगे आने वाले दिनों में देखिए, अभी क्या है, अभी तो पार्टी वाइज बात हो रही है, पीछे जो काम किया है उसके आधार पर अब नए नए वादे आएंगे, कौन किस तरीके का नैरेटिव देता है उस पर बात होगी, काउंटर होगा एक दूसरे का, तब जाकर के खुल करके मामला सामने आएगा कि किस तरीके से किसके तरफ मामला झुकता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, मैं एक घूम रहा था तो एक चीज जरूर पता चला कि जो मैंने पहले भी कहा कि वक्त के बाद मुसलमानों में मरमरिंग है कि हमें अब महागठबंधन से अलग नहीं जाना है, ये तय हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियदर्शी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इतने अच्छे से बिहार की राजनीति के बारे में सबको बताया, और ये सही बात है कि अभी ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में पल पल चीजें बदल जाती है। दरअसल बिहार में ये चुनावी साल है और ऐसे में सब अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा किसको कितना मिलेगा, इसका फायदा किसको कितना पहुंचेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।